नमस्कार। मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्हें आप सुनना बेहद पसंद करते हैं। आप देख ही रहे हैं, हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ क्रिकेट कमेंटेटर और लगभग 4 दशक से जुड़े हुए क्रिकेट कमेंट्री जगत से और स्पोर्ट्स से संजय बनर्जी। संजय दा, आपका स्वागत है। एक बहुत बड़ा आपका वर्ग है जो कि खासतौर से रेडियो का जो एक समय रहा, उसमें काफ़ी बड़ा एक वर्ग है जो कि आपको सुनना पसंद करता है और जब आपकी कमेंट्री आती है तो उसका बल्कि एक इंतज़ार सा रहता है। सबसे पहले आप बताएं, ये सफ़र कहाँ से शुरू हुआ, कब? जैसा कि आपने बताया, नवीन के 4 दशक यानी कि 40 साल, 1985 तब मैंने ज्वाइन किया था ऑल इंडिया रेडियो रांची में एक अनाउंसर की हैसियत से। और हमारे स्टेशन डायरेक्टर हुआ करते थे के.एस. मैत्रा साहब। उन्होंने पूछा कि भाई, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई अलग है, तुम्हारा थोड़ा सा बैकग्राउंड अलग है, तुम अनाउंसर क्यों बने? मैंने कहा मेरे 2 ही शौक़ हैं, एक तो कमेंट्री करना और दूसरा न्यूज़ पढ़ना। तो उन्होंने कहा ठीक है चलो। एक मैच हो रहा था इंडिया न्यूजीलैंड का और वो महिलाओं का मैच था। तो उस समय तक महिलाओं के क्रिकेट को बहुत गंभीरता से नहीं लिया जाता था। वो मुझे लेकर के गए जमशेदपुर के कीनन स्टेडियम में और उन्होंने कहा ठीक है, तुम 10 मिनट का एक ट्रायल देना। तो वो 10 मिनट का मैंने ट्रायल दिया और ये मेरा सौभाग्य कि उन्हें पसंद आया। उन्होंने कहा नहीं, तुम कमेंट्री करो। तो मैंने कमेंट्री का सिलसिला वहाँ से शुरू किया। फिर जैसा होता है, आकाशवाणी में अप्रूवल के लिए डायरेक्टरेट जाता है और वहाँ से अप्रूवल का ग्रेड मिलता है। पहले मैं लोकल था, फिर जोनल हुआ और उसके बाद से नेशनल में हूँ, नेशनल इंटरनेशनल में कर रहा हूँ। तो बस इसे एक चांस कहूँगा। और मेरा दूसरा मन था न्यूज़ का, जो मैंने उनसे जिक्र किया था, तो वो भी मेरी ख्वाहिश जो है वो पूरी हो गई। मैं आकाशवाणी पटना में पहले तो वहाँ न्यूज़ रीडर बना और उसके बाद मैं न्यूज़ सर्विसेज डिवीज़न ऑल इंडिया रेडियो में भी न्यूज़ में रहा। फिर इस बीच में जापान भी मैं 3 साल था, टोक्यो में NHK के साथ। तो मुझे लगता है कि शायद जितनी काबिलियत है मुझ में, उससे कहीं बहुत ज़्यादा मुझे मिला है और मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ अपने करियर से, अपनी ज़िंदगी से और मुझे लगता है कि आई डिड वेल। संजय दा, आपने काफ़ी समय तक हमने देखा रेडियो के साथ, अब बहुत समय हो गया, काफ़ी मैं समझता हूँ 2 दशक से इसमें भी हो गए हैं, टीवी लाइन में भी आपको जुड़े हुए। तो क्या अंतर आप महसूस करते हैं? और ये जो आपने प्लेटफॉर्म चुना फिर टीवी का और तमाम प्लेटफॉर्म, बड़े बड़े प्लेटफॉर्म पे आपने कमेंट्री कर रहे हैं अभी भी, तो कैसा लगा? देखिए, मुझे लगता है कि रेडियो एक ऐसी चीज़ है, एक ऐसा माध्यम है जहाँ आपकी जो क्वालिटी है वो निखर के एकदम सामने आती है। आप अगर अच्छी कमेंट्री कर सकते हैं तो लोगों को वो एकदम डायरेक्ट उनके कान में जाएगी और उन्हें पसंद आएगा। टेलीविज़न एक कंप्लीट टीम वर्क है। उसमें सिर्फ आप वो नहीं करते हैं, आपकी कमेंट्री ही नहीं होती, आपके साथ भी होते हैं लोग और इसके बाद प्रोड्यूसर भी हैं, ग्राफिक्स भी हैं, तो तमाम चीज़ें उसके अंदर हैं। तो वो जो एक सुर की कमेंट्री है, जिसके लिए रेडियो कमेंट्री बहुत लोकप्रिय रही है और लोग उसे बहुत पसंद करते रहे हैं, वो अभी भी वो मज़ा जो है वो रेडियो में ही है। ये अलग बात है कि मैं टेलीविज़न कर रहा हूँ पिछले कुछ वर्षों से जी। और उसकी वजह भी ये है कि आकाशवाणी शायद वक्त के साथ मुझे लगता है कि उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा धीमा कर दिया है। तो वो जो मज़ा था कमेंट्री का, वो ईमानदारी से वो रेडियो की ही कमेंट्री में आनंद है। और टेलीविज़न भी ठीक है, इसका एक अपना अलग मज़ा है, एक अलग सौंदर्य है टेलीविज़न की कमेंट्री का। लेकिन अगर आप व्यक्तिगत तौर पर मुझसे पूछेंगे तो आज भी अगर रेडियो का प्लेटफॉर्म मुझे मिलता है कहीं भी, तो मैं शायद वहाँ कमेंट्री करना बहुत पसंद करूँगा। आपकी आवाज़ ही आपकी पहचान है, अगर ये कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन जैसे आप पहले कमेंट्री करते थे, काफ़ी अरसे से चूँकि जुड़े हैं, 4 दशक से, तो उस समय की एक कमेंट्री थी आपके युग में और इस समय भी आप इसी युग के हैं, दोनों युग लगभग जुड़ा हुआ है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है एक उतार चढ़ाव सा है और कमेंट्री में काफ़ी शैली में परिवर्तन, क्या आपने भी महसूस किया? कमेंट्री की पूरी शक्ल बदल गई। पहले जो कमेंट्री हुआ करती थी उसमें बेसिक्स का बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता था।
आपको क्या बोलना है, आप क्या नहीं बोलना चाहिए आपको। एक कमेंटेटर को माना जाता था कि वो इतना तटस्थ है कि जैसे अंपायर तटस्थ होता है वैसे कमेंटेटर तटस्थ है। और मुझे याद है कि किसी मुकाबले में, मैच में, हमने ये कह दिया था कि भारत को कह दिया था कि हमारी टीम को या हमें अभी 73 रन की और ज़रूरत है या 75 रन की और ज़रूरत है। तो इसको लेकर के भी आकाशवाणी की जो मीटिंग होती है जी, उसमें आपत्ति उठाई गई थी कि आप हमें नहीं बोल सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वक्त के साथ ये तमाम चीज़ें, ये जो नियम हैं वो शिथिल पड़ते गए और समाज के अंदर हम जो भी देख रहे हैं उसकी एक छाया अब कमेंट्री में भी पड़ने लगी है। कमेंट्री अब केवल खेल की व्याख्या नहीं है, उसके साथ ही साथ वो एक एंटरटेनमेंट है और उसमें काफ़ी कुछ पुट डाले जाते हैं ताकि जो दर्शक हैं वो बोर फील ना करें। क्योंकि पहले का ज़माना और अब का ज़माना, पहले 5 दिन का जो टेस्ट मैच होता था पूरे स्टेडियम भरे रहते थे और सुबह से लेकर के शाम तक लोग वहाँ दिन व्यतीत करते थे। अभी लोगों के पास उतना टाइम नहीं है, तो कोई 1 घंटे के लिए देखता है, कोई 2 घंटे के लिए देखता है और कुछ क्रिकेट प्रेमी ऐसे हैं जो शायद अब भी टेलीविज़न या रेडियो से चिपके रहते हैं और वो छोड़ना नहीं चाहते हैं उस मौके को। तो लेकिन अब उनको वो जितनी देर के लिए देखें वो देखते रहें, इसके लिए कमेंट्री को थोड़ा सा दिलचस्प बनाने की कोशिश की जा रही है और उसमें डिफरेंट इनपुट्स डाले जा रहे हैं। अब सवाल होता है कि वक्त के साथ आप उनको कैसा महसूस करते हैं। तो जब T20 क्रिकेट की शुरुआत हुई थी तो कई पुराने क्रिकेटर्स ने उसकी काफ़ी खिलाफत की थी। और जी, क्या आप बता रहे थे जब T20 की शुरुआत? हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि उस समय काफ़ी पुराने क्रिकेटर्स थे जिन्होंने T20 क्रिकेट की काफ़ी खिलाफत की थी। लेकिन कुछ पुराने क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं जो आज T20 की कमेंट्री में शुरू से आखिर तक लगे हुए हैं। सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, उनको देखिए किस तरह से उन्होंने अपने आप को अडॉप्ट किया है। वो जो अभी के जो शॉट्स हैं उनकी वो व्याख्या करते हैं, उनके बारे में बताते हैं। वो ऐसे शॉट्स हैं जो टेस्ट क्रिकेट में या उस समय की क्रिकेट में लोगों ने न कभी देखे, ना समझे, ना जाने, उनकी वो व्याख्या करते हैं। तो वो बताता है कि आपको समय के साथ चलने की ज़रूरत है। समय आपके साथ नहीं चलता है, आप समय के साथ चलेंगे तो शायद आप सर्वाइव कर पाएंगे, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ही ज़्यादा फास्ट पेस्ड इंडस्ट्री है। यहाँ पर लोगों का रहना टिकना बहुत आसान होता नहीं है। तो ज़रूरत इस बात की है कि जैसा माहौल बन रहा है या जैसी चीज़ें जा रही हैं, आप उन्हें स्वीकार करते हुए आगे बढ़े। अब एस्ट्रोटर्फ की बात लीजिए, एस्ट्रोटर्फ आया था हॉकी में, भारत ने उसको स्वीकार करने में 10 साल लगा दिए। वो उसकी खिलाफत करते रहे, उसका विरोध करते रहे और परिणाम ये हुआ कि दुनिया की तमाम टीमें उस शैली की हॉकी में काफ़ी आगे निकल गईं और हम पीछे खड़े हो गए, हम पीछे की कतार में आ गए। तो इसलिए जब भी कोई परिवर्तन आ रहा है तो उस परिवर्तन को आपको स्वीकार करना चाहिए अगर आप उस लाइन में हैं। तो मैं इस मामले में सुनील गावस्कर, रवि शास्त्री, संजय मांजरेकर या इस तरह के जो पुराने प्लेयर्स हैं, पुराने खिलाड़ी हैं, उनकी बहुत सराहना करता हूं और उनकी दाद देता हूं कि ये तमाम लोग अभी भी क्रिकेट में अपनी सार्थकता को उसी तरह से, जिस तरह से वो एक समय बढ़ाया करते थे, उसी तरह से उन्होंने कायम रखी। बहुत अच्छी बात आपने कही और इसके लिए आप भी बधाई के पात्र हैं कि आपने इस दौर में अपने आप को बनाए रखा और वो जो आवश्यकताएं आप बता रहे हैं और जिन महान कमेंटेटरों की आप बात कर रहे हैं, खिलाड़ियों की, मैं तो कहूँगा उस श्रेणी में आपने भी अपने को बनाए रखा है। इसके लिए बहुत बहुत मैं बधाई देना चाहूँगा। संजय भाई, एक बात है कि आपने आकाशवाणी से एक लंबा सफ़र रहा है, आपकी कौन कौन सी विदेश यात्राएँ रही हैं? मुझे लगता है कि दुनिया में जितने भी ग्राउंड्स हैं क्रिकेट के, शायद सब जगह जाने का मौका मिला है और वो दर्शकों की मोहब्बत का परिणाम है कि मैं हर जगह गया हूँ, वहाँ से मैंने कमेंट्री की है। और यही नहीं, मैंने ओलंपिक्स किए हैं वेन्यू से जाकर के, हॉकी वर्ल्ड कप, क्रिकेट वर्ल्ड कप, फुटबॉल वर्ल्ड कप वेन्यू से जाकर के किए हैं। तो ऐसा नहीं कि मुझसे बेहतर कमेंटेटर नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि मुझे शायद ईश्वर की कृपा भी इस मामले में प्राप्त थी कि उन्होंने मुझे इतने अवसर दिए कि मैंने पूरी दुनिया छान ली और हर जगह घूमने का मौका मिला, देखने का मौका मिला।
हर संस्कृति को समझने का मौका मिला। अवसर इसलिए मिले क्योंकि आप इसकी पात्रता रखते थे और दर्शक श्रोता सभी पसंद करते थे। तो मैं जो कह रहा था कि रेडियो का जो मजा है उसकी कोई तुलना नहीं। आज भी पुराने श्रोता कहीं अगर मिल जाते हैं तो वो जिस मोहब्बत से, जिस प्यार से मिलते हैं, तो आपको लगता है कि क्या जादू था रेडियो में, आप में नहीं, रेडियो में, क्योंकि वो किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करता था। अब भीड़ हो गई है तमाम माध्यमों की, और शायद उस तरह का एक जो अलग रेडियो कमेंट्री का मज़ा था वो उतना लोग ले नहीं पाते हैं। लेकिन हाँ, रेडियो कमेंट्री मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं आज भी बहुत एंजॉय करता हूँ जब मौका मिलता है। जी जी। अच्छा, आपने स्पोर्ट्स ओलंपिक की बात की, आपने क्रिकेट भी लंबे समय से, पहला प्यार क्या रहा? देखिए, एक ज़माने में अगर आप ईमानदारी से कहें तो मुझे पहला प्यार मेरा हॉकी था जी। और हॉकी का जो पेस है, हॉकी की जो गति है, वो आपको बहुत रोमांचित करती है। जिस समय कोई प्लेयर लेफ्ट आउट, राइट आउट की पोजीशन से बॉल लेकर के निकलता था तो जो रोए हैं शरीर के वो खड़े हो जाते थे, उसकी कमेंट्री करते हुए, उसकी व्याख्या करते हुए या उसे देखते हुए। तो अब वो हॉकी भी नहीं रही। जी जी। ऐसा नहीं कि वो हॉकी खत्म हो गई, वो हॉकी बदल गई, शैली बदल गई। उस हॉकी में इतनी तब्दीलियां आ गई कि ऑफसाइड का रूल खत्म हो गया, तो बड़े शॉट मारिए सीधे सामने के गोल में, आपका बंदा खड़ा है, वो स्टिक डाल करके गोल कर देगा। अच्छा, वो हर जो गेम कुछ फास्ट हुए हैं पहले से। फास्ट करने के चक्कर में आपने उसकी आत्मा के साथ खिलवाड़ किया है, ऐसा मुझे लगता है। फुटबॉल है एक खेल, पूरी दुनिया में सबसे लोकप्रिय खेल फुटबॉल है, और उसकी लोकप्रियता की वजह यह है कि वो जैसा था वो वैसा ही है, उसमें तब्दीलियां नहीं हुई, उसमें परिवर्तन ना के बराबर हुए हैं। जबकि हॉकी जैसे खेल को, जहां पर भारत का वर्चस्व था, पाकिस्तान बहुत अच्छा करता था, उस खेल में इतने चेंजेस आ गए, तो उस खेल को पहचानना और समझना भी अब थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो परिवर्तन ठीक है, परिवर्तन गेम को पेस लाने के लिए, लेकिन खेल की अपनी कलात्मकता है, खेल की अपनी खूबसूरती है। सिर्फ पेस और फास्ट और वो खेल नहीं हो सकता ना, तो यही है। खैर, हमारे सभी दर्शक ये भी सोचते होंगे कि भाई संजय बनर्जी साहब हैं, संजय दा हैं, ये इतनी बढ़िया आवाज़, इतने मधुर आवाज़ के मालिक, और मधुर के साथ जो उसमें एक अलग बेस है, और उसके अलावा जानकारी, फिर फ्लो, तमाम क्या क्या आप व्याख्या करेंगे? हमारे दर्शक और श्रोता बल्कि ज़्यादा अच्छी व्याख्या करते हैं, तभी तो वो जो तमाम कमेंटेटर रहते हैं, एक झुंड रहता है, उसमें पसंद क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं खास व्यक्ति को, और उन्हीं खास व्यक्तियों में संजय दा है। तो ज़रूर हम ये भी एक चीज़ जानना चाहेंगे, और इसलिए जानना चाहेंगे कि हमारे जो श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो भी इसके इच्छुक होंगे कि कुछ जो बातें ऐसी हैं जो इंटरेस्ट रखते हैं, रुचि रखते हैं कि भाई आखिर संजय दा की पसंद नापसंद क्या है। तो कुछ मैं बात कहूँगा, अगर हम बात करें जैसे संगीत की, तो संगीत में आपके पसंदीदा गायक कौन से हैं, और आपको किस तरह की फिल्में पसंद हैं, क्या खास रुचि है? फिल्में तो ईमानदारी से कहूँ तो बहुत ज़्यादा अब देखता नहीं हूँ, पहले भी शायद बहुत देखता नहीं था जी। लेकिन पुरानी फिल्में, कलात्मक फिल्में थोड़ी सी अच्छी लगती हैं। और जहाँ तक गायकों का सवाल है तो हेमंत कुमार मेरे बड़े फेवरेट सिंगर रहे हैं। हेमंत कुमार हैं, मुकेश हैं, किशोर हैं। इनको तब भी सुनता था, इनको अब भी सुनता हूँ। मैं अनाउंसर था पहले, तो उस ज़माने में जब मैं अनाउंसर हुआ करता था तो एक विविध भारती से प्रोग्राम होता था छाया गीत, जो कि बना करके आपको बॉम्बे भेजना पड़ता था और वहाँ से वो उसको ब्रॉडकास्ट करते थे। तो मैं छाया गीत भी बराबर तैयार करके अपने स्टेशन से वहाँ भेजा करता था। तो संगीत, जैसा कि मैंने कहा कि पुराने सिंगर्स, लेकिन ऐसा नहीं कि नए सिंगर्स में प्रतिभा नहीं है। शायद मैं उतना सुनता नहीं हूँ या उतना ज़्यादा सुन नहीं पाता हूँ। जब भी सुनता हूँ तो वो पुराने गाने ही मुझे अच्छे लगते हैं। जी। अब ये मेरी खराबी कह सकते हैं, क्योंकि इसको लेकर के जो अगली जनरेशन है, मेरे बच्चे हैं, वो यार वो भी इसको लेके खुश नहीं होते हैं कि तुम खाली बस उन्हीं में घुसे रहते हो, तुम्हें सिर्फ पुराने गाने ही अच्छे लगते हैं। लेकिन जो लगते हैं सो लगते हैं। तो आपका आराम करने का जो एक कहते हैं ना, सुकून के पल भी कुछ चाहिए, वो सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है आपको आराम में? किस तरह से पसंद करते हैं अपने को रिलैक्स करने के लिए? मुझे आराम में सबसे अच्छा लगता है सोना। समझे ना? मैं जब भी मौका मिलता है 1-1.5 घंटे सो लेता हूँ, और मुझे लगता है कि सोने से बड़ी दूसरी दवा कोई है नहीं।
वो आपको रिफ्रेश कर देती है, आपको एकदम तरोताज़ा कर देती है। तो पर्याप्त नींद है। और उसके अलावा अगर कभी कुछ सुनने का मन किया तो अच्छी गज़लें लगा दी पुरानी, और गज़लें सुनकर के अपना समय व्यतीत होता, आनंद आता है। कौन सा हीरो प्रभावित करता है आपको? किसी ज़माने में अनिल कपूर बहुत पसंद थे, और अब नए का तो मुझे बहुत ज़्यादा पता नहीं, लेकिन अनिल कपूर वगैरह, राजेश खन्ना, ये सब जो स्टार एक ज़माने के हुआ करते थे, वो अब तो बच्चे लोग शायद उनमें से बहुत ज़्यादा कुछ जानते भी नहीं है, लेकिन मज़ा अलग था। वो मज़ा शायद थोड़ा सा वक्त के साथ हल्का पड़ा है। पसंदीदा व्यंजन की अगर हम बात करें, खास तौर से कहते हैं ना कि स्वाद तो जरूरी है जिंदगी में, क्या आपको खास पसंद है सबसे ज्यादा? देखिए, खाना वक्त के साथ साथ मेरा स्वाद बदलता रहा है। अभी आप पूछेंगे तो मैं सिर्फ दाल भात और उसमें थोड़ा सा दही डाल के खाना बहुत अच्छा। वो पसंद करता हूँ। जब भी बाहर रहता हूँ कोशिश करता हूँ कि यही सब खाऊं। लेकिन हाँ, चाइनीज़ पसंद है, थाई पसंद है। मैं टोक्यो में पोस्टेड था NHK के साथ, तो वहाँ पर क्या होता है कि दिन में लंच में जो कीमत होती है खाने की, वो तकरीबन 3 गुना कम होती है डिनर की तुलना में। तो जैसे 1000 येन में लंच मिलता था, और वही सेम चीज़ डिनर में 3000 येन में मिलती थी। तो मैं दुनिया भर के जितने रेस्टोरेंट्स हैं लंच टाइम में निकलता था, तो कभी थाई रेस्टोरेंट चला जाता था, कभी इंडोनेशियन चला जाता था, कभी चाइनीज़ चला जाता था, कभी इटली के जा कर के पिज़्ज़ा खा कर के आ जाता था। तो ये सब था मेरे अंदर, और कुछ भी खा सकता हूँ मैं। नॉर्मली जब मैं बाहर जाता हूँ या बाहर जाने का कभी मौका मिलता है तो मैं वहाँ की डिशेस खाता हूँ। वहाँ पर मैं इंडियन डिशेस बहुत खाना नहीं चाहता हूँ, या उनकी तलाश में भटकता भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने अपने साथियों को देखा है कि वो इंडियन खाने की कोशिश में भटकते रहते हैं वहाँ पर, कि कहाँ इंडियन रेस्टोरेंट, कहाँ। मुझे जो मिल जाता है मैं उसको खुशी से खाता हूँ, और उसका एक अलग स्वाद होता है, अलग मज़ा आता है। मैंने देखा आपको खिचड़ी भी काफ़ी पसंद है। हाँ, बिल्कुल खिचड़ी पसंद है। और हम और आप जब साथ में कमेंट्री करते हैं तो फिर आपने वो भी देखा है कि मैं जब मुझे प्रेफर कुछ मिलता है तो मैं खिचड़ी खाना ज़्यादा पसंद करता हूँ। जी, आप काफ़ी अच्छा, अभी गीत की बात हो रही थी, हेमंत दा के कुछ गाने गुनगुनाते हैं कभी कभी, हाँ, थोड़ा सा 2 लाइन गुनगुनाए। नहीं, वो मैं व्यक्तिगत तौर पर अकेले गुनगुनाता हूँ जी, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो गुनगुनाने के लायक मुझे जो काबिलियत है वो मेरी है नहीं। तो मैं नॉर्मली अपने कमरे में जब अकेला होता हूँ तब मैं वो सौभाग्य बाकी लोगों को देता नहीं। चलिए, बड़ी अच्छी बात है। आपसे रही सफ़र भी पता नहीं चल रहा है कब हमारा मंजिल की ओर जा रहा है, लेकिन ये ज़रूर हम कहना चाहेंगे, ये एक ऐसी लाइन है जहाँ पे कमेंट्री की विधा, जहाँ पे काफ़ी युवा चाहते हैं कि हम आगे आएँ, कमेंट्री में अपने करियर को अपनाएं। वैसे अब देखें आप ना, तो जो रिटायर्ड प्लेयर हैं और जो क्रिकेट से हट गए हैं, वो भी इस फील्ड में काफ़ी आ गए हैं। तो डगर तो मुश्किल हो गई, लेकिन जो कमेंटेटर बनना चाहते हैं युवा, उनके लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किन बातों का ध्यान रखें जिससे वो आगे बढ़ सकते हैं? संदेश बस यही है कि जहाँ भी जाइए शॉर्टकट मत अपनाइए, और मेहनत करके वहाँ पहुँचने की कोशिश कीजिए। अभी चलिए, क्रिकेटर्स तो क्रिकेटर्स हैं, आप उनके साथ कमेंट्री में कंपेयर नहीं कर सकते हैं इस मामले में, कि उनका एक नाम होता है, वो खेले हुए होते हैं, लोग उनको जानते हैं। अगर आप क्रिकेटर नहीं हैं, आपने उस तरह का उस लेवल पे कभी क्रिकेट खेली नहीं है, तो आपको इस्टेब्लिश होने के लिए मेहनत की ज़रूरत होती है, और वो मेहनत आपको लगातार करनी चाहिए। अब मेहनत क्या करनी चाहिए? ऐसा नहीं कि बगीचे में जा कर के गैती फावड़ा उठा करके बगीचा लगाना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। आपको हर दिन नए शब्द अपनी डिक्शनरी में जोड़ते रहना चाहिए। और मुझे लगता है कि हिंदी भाषा इतनी खूबसूरत है कि उसके साथ अगर आप थोड़े से उर्दू के भी अल्फाज इस्तेमाल करें तो उसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाता है। और अब दिक्कत ये है कि हिंदी धीरे धीरे मुझे लगता है कि थोड़ा सा हल्की पड़ती जा रही है। हिंदी को चूँकि लोगों के पास शब्द नहीं है, शुरू से बच्चे अंग्रेज़ी पढ़ते हैं, अंग्रेज़ी पढ़ कर के बड़े होते हैं, उनके पास वही माहौल होता है, और फिर जब वो हिंदी पढ़ने आते हैं तो इंग्लिश स्क्रिप्ट लिखते हैं
और उससे हिंदी पढ़ते हैं तो रोमन लैंग्वेज लिख करके उससे उसको वो हिंदी में पढ़ते हैं। तो ऐसे में आप काम तो चला लेंगे लंगड़ा करके और लेकिन अगर आपको बेहतर करना है, बेहतर करने का मतलब ये नहीं कि आप कामयाब होंगे तभी बेहतर होंगे, लेकिन जब आप अच्छा करते हैं आपको अंदर से संतुष्टि मिलती है, आपको लगता है कि हाँ आपने कुछ आज अच्छा किया। वो करने के लिए आपको अपनी डिक्शनरी में शब्द लगातार जोड़ते रहना चाहिए, उनका इस्तेमाल करना चाहिए, और जिस खेल की भी आप कमेंट्री कर रहे हैं उसके बारे में आप लगातार देखते रहें, पढ़ते रहें और कुछ सीखने की कोशिश करें। जो आपको नहीं आता उसको रिफ्रेश करने का प्रयास करें। बहुत दैट्स ऑल। यह काफ़ी अच्छी बातें रही और ये सिलसिला तो काफ़ी लंबा हम कर सकते हैं, कई एपिसोड में कर सकते हैं। मौका आज मिला थोड़ी सी गुफ्तगू करने का, बातचीत करने का, बहुत अच्छा लगा। ज़रूर हम उम्मीद करेंगे एक बार कहीं लंबा बैठकर और अच्छी बातचीत करें कुछ तैयारी के साथ। खासतौर से मुझे लगता है तैयारी की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी आपसे बातचीत करने के लिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया संजय बनर्जी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। शुक्रिया।